हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। उसके बचे हुए टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके होते हैं, है ना, परंपरागत जो तरीके होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। तो पानी क्या होता है, अवेलेबल होता है किसमें? वेल्स जो होते हैं, लेक्स जो होती हैं, कैनल्स जो होते हैं, उनके अंदर पानी क्या होता है, मौजूद होता है। तो इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। तो वहां से पानी को क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है, ठीक है, फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, ठीक है। और क्यों क्यों निकाला जाता है वहां से पानी? जो फील्ड्स होते हैं, जो खेत होते हैं, उनमें वाटर सप्लाई के लिए जो पानी उसके अंदर अवेलेबल होता है, वेल्स में, लेक्स में, कैनल्स में, ठीक है, तो उसमें से क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से, है ना, तो और अलग अलग जगहों में पानी को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है, फील्ड्स के अंदर पानी को छोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इरिगेशन का क्या है, ट्रेडिशनल तरीका होता है, परंपरागत क्या है, तरीका है, किसका? सिंचाई का। समझ में आया? क्या होता है, जो कुएं होते हैं, लेक्स जो होते हैं, कैनल्स जो होते हैं, उनमें क्या होता है, पानी होता है ना, उनमें हमेशा पानी मौजूद रहता है ना। तो उनके अंदर जो पानी मौजूद रहता है, तो उस पानी को क्या किया जाता है, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग जगहों में, है ना, भेजने के लिए, वहां पानी का सप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके के जो अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, डिफरेंट मेथड्स उनमें उसके लिए अपनाए जाते हैं, ठीक। तो कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। अब अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो अलग अलग तरीके जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो कैटल होते हैं, ठीक है, जो पशु होते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, वो क्या करते हैं, इसमें इस मेथड का यूज करते हैं, किसके रूप में? एज अ लेबर, ठीक है। तो इस तरीके का जो मेथड होता है, ट्रेडिशनल जो मेथड होता है इरिगेशन का, इसके अंदर क्या होता है कि जो पशु होते हैं और जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं, लेबर के रूप में वो मतलब काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ठीक है, लेबर यानी मजदूरी, ठीक है। तो सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट। तो ये जो मेथड होते हैं, ये जो तरीके होते हैं, ये क्या होते हैं, चीपर होते हैं, यानी कि सस्ते होते हैं, और ये क्या होते हैं, कम प्रभावशाली होते हैं, एफिशिएंट यानी कि प्रभावशाली। तो ये क्या होते हैं कि सस्ते होते हैं और क्या होते हैं, कम प्रभावशाली होते हैं। तो द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, तो अलग अलग तरह के जो परंपरागत तरीके होते हैं वो कौन से होते हैं, मोट यानी पुले सिस्टम होता है, और क्या होता है, चैन पंप होता है। अब आगे देखते हैं। तो ये इस तरीके से होता है मोट, ठीक है, और ये होता है चैन पंप, ठीक है। ये दोनों क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। अब आगे देखते हैं। और इसमें कौन से हैं, दो और मेथड होते हैं, ढेकली एंड राहत लीवर सिस्टम। तो ढेकली, तो ये इस तरीके से होती है, ठीक है, ये इस तरीके का मेथड होता है ढेकली, है ना, इरिगेशन का। और जो राहत है वो इस तरीके का मेथड होता है। अब आगे देखते हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, ठीक है। तो जो पंप्स होते हैं उनका किस तरह से यूज होता है, उनका यूज होता है वाटर लिफ्टिंग के लिए, ठीक है, पानी को ऊपर की तरफ लाने के लिए पंप का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये यूज कैसा होता है, कॉमनली होता है, सामान्य तौर पे पंप्स का यूज किया जाता है। तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पंप्स। तो पंप्स को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है ना, पंप्स ठीक से काम कर सके, तो इसके लिए
क्या यूज में लिया जाता है? इसके लिए डीजल है, बायोगैस है और बिजली है और जो सोलर एनर्जी जो होती है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि पंप का क्या होता है, सामान्य तौर पे पानी को ऊपर लाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, पंप को यूज किया जाता है। तो फिर इस पंप को काम करने के लिए, ठीक है, पंप के ठीक से काम करने के लिए पंप के लिए किसका यूज किया जाता है? डीजल का, बायोगैस का, इलेक्ट्रिसिटी का और सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। अब आधुनिक जो तरीके होते हैं सिंचाई के वो क्या होते हैं देखते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। तो मॉडर्न मेथड का यूज किया जाता है किसके लिए? ठीक है, पानी के सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए मॉडर्न मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज फॉलोज। ठीक, तो इसके अंदर जो मेन मेथड जो होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं जो सिंचाई के होते हैं, जो मॉडर्न तरीके जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक, तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। तो स्प्रिंकल जो सिस्टम होता है इसका किस में यूज किया जाता है? जहाँ पे अनइवन लैंड जो होती है, मतलब कि जो मिट्टी जो है वो सतही नहीं होके उसमें क्या है, मतलब जो उबड़ खाबड़ जो मिट्टी होती है ना, फील्ड के अंदर कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं ढेर है मिट्टी का, तो उसके लिए स्प्रिंकल जो सिस्टम होता है ये क्या होता है कि यूज़ में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे पानी जितना ज़रूरी होता है वहाँ पे उतना पानी मौजूद नहीं होता है। और वो किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ की मिट्टी कैसी होती है, उबड़ खाबड़ होती है। तो उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और इसमें क्या क्या होता है कि द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप और आर जॉइंट ऑन द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, इसमें सीधी खड़ी क्या होती हैं? पाइप्स होती हैं और उनके ऊपर क्या होता है? उनके टॉप पर उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि हम कह सकते हैं नलिका जैसी स्ट्रक्चर उसके ऊपर होती है रोटेट करने के लिए, घूमने के लिए, है ना। तो आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स। और ये किससे जुड़ी हुई होती है? जो परपेंडिकुलर पाइप्स जो होती हैं, सीधी जो पाइप होती हैं, ये पाइपलाइन से जुड़ी हुई होती हैं और इनके टॉप पे क्या होते हैं? नोजल्स होते हैं जो कि रोटेट होते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि रेगुलर टाइम टू टाइम उनमें पानी का क्या होता है? सप्लाई होता है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. तो क्या होता है कि जब इसमें से पानी फ्लो होता है, बहता है, तो पानी जो है वो मेन पाइप से, ठीक है, मेन पाइप पे क्या होता है? प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो उस प्रेशर की हेल्प से वो पानी क्या होता है? पंप होता है और फिर किस में जाता है? जो परपेंडिकुलर पाइप्स है उनसे होते हुए वो रोटेटिंग नोजल्स से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, एस्केप्स यानी कि निकास करना, निकास हो जाता है। अब है इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप्स एज इफ इट इज रेनिंग। ठीक, तो ये क्या होता है फिर जब रोटेट होते हैं नोजल तो क्या होते हैं? वो स्प्रिंकल होते हैं, मतलब कि फसलों के ऊपर पानी क्या होता है? पानी का छिड़काव हो जाता है, जैसे कि बरसात हो रही हो। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। तो जो स्प्रिंकलर होते हैं, ठीक है, ये किसके लिए यूजफुल होते हैं? ये जो लॉन्स होते हैं, है ना, कॉफी के जो पौधे होते हैं और जो और भी दूसरे तरीके के जो क्रॉप्स होते हैं उनको उसमें स्प्रिंकल का यूज किया, जो स्प्रिंकलर जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं ड्रिप सिस्टम। अब क्या होता है ड्रिप सिस्टम देखते हैं। पहले आपको मैं स्प्रिंकलर सिस्टम की स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके अंदर मेन पाइपलाइन होती है। इस पाइपलाइन से क्या होते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो पाइप होते हैं ये लगे हुए होते हैं। इनके ऊपर क्या होता है कि नोजल होता है जो कि क्या होता है रोटेट होता है, जिससे पानी क्या होता है स्प्रिंकल होता है, पानी का छिड़काव होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये होता है ड्रिप सिस्टम। ठीक है, तो ये जो पाइप होती है ये सीधे क्या है पौधों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनमें पाइप छोड़ दिए जाते हैं, जिससे पानी क्या है कि बूंद बूंद करके इनमें रिसता रहता है, पानी का रिसाव होता है। तो इसके बारे में जानेंगे। ड्रिप सिस्टम में क्या है, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया इस सिस्टम में क्या होता है, इस तरीके में होता है कि पानी जो होता है ना, जो क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं उनके पास में डायरेक्ट क्या है सीधा ही पानी छोड़ दिया जाता है, जो कि क्या है उनके अंदर बूंद बूंद रिसता रहता है। तो सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। इसलिए ये क्या कहलाता है, ड्रिप सिस्टम कहलाता है। बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जब पानी सप्लाई होता है ना, और वो डायरेक्ट ही होता है, सीधे ही पानी को बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो ड्रिप सिस्टम कहलाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। तो ये क्या है कि एक बेस्ट तरीका होता है पानी देने का, किसमें, जो फ्रूट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स जो होते हैं और जो पेड़ होते हैं उनमें, ठीक है, उनमें पानी देने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है, अच्छी तकनीक होती है। टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, ठीक है। तो वाटर इज नॉट वेस्टेड टू ऑल। तो इससे क्या होता है कि पानी क्या होता है वेस्ट नहीं जाता। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। तो बून का मतलब होता है, बून का क्या मतलब होता है, वरदान, ठीक है। तो ये एक तरह से इन क्षेत्रों के लिए, ये जो जगह होती हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं, इनके लिए एक तरीके से वरदान का काम करता है, ठीक है। तो वेयर अवेलेबिलिटी, और ये कौन से रीजन होते हैं, जहाँ पे पानी की कमी होती है। वाटर इज पुअर, जहाँ पे पानी कम होता है, जहाँ पे जिन क्षेत्रों में, जिन रीजन्स में पानी की कमी होती है, जहाँ पे पानी कम अवेलेबल होता है, वहाँ पे ये एक तरीके से वरदान का काम करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब कि उपलब्धता। अब आगे देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ठीक है। जो वीड्स होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनसे किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। बुजो एंड पहेली वेंट टू अ नियर बाय वीट फील्ड एंड सा दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड ग्रोइंग अलोंग विद वीट प्लांट्स, ठीक है। तो बुजो और पहेली जो दो स्टूडेंट हैं, वो अपने पास के किसी गेहूं के खेत में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पे जो वीट की जो क्रॉप है उसके साथ में दूसरे पौधे भी उस फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं वीड्स क्या होते हैं, खरपतवार होते हैं। जो पौधे, जो जिस की फसल, जिन पौधों की फसल लगाई जाती है, जो क्रॉप्स होती हैं, उनके साथ में क्या होते हैं, दूसरे पौधे भी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो खरपतवार होते हैं, वो वीड्स होते हैं। तो आप आगे देखते हैं, इन अ फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। ये भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि फील्ड के अंदर, ठीक है, जो फसलें उगाई गई हैं उनके अलावा जो पौधे और जो दूसरे अदर जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं, जिन पौधों की जरूरत नहीं होती है, अनैच्छिक जो पौधे होते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, नेचुरली ग्रो कर जाते हैं। तो दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, है ना। तो जिन पौधों की हमें जरूरत नहीं होती है ना, वो पौधे क्या कहलाते हैं, वो वीड्स कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, है ना। तो इन ये जो खरपतवार होते हैं, जो वीड्स होते हैं, इनको हटाना क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। तो वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। तो वीडिंग क्या होती है, जरूरी होती है, और किसके लिए, तो जो फसली पौधे जो होते हैं, क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं, उनके उनमें पानी दिया जाता है, उनको न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, ठीक है, और उनको स्पेस भी दी जाती है, और उनको क्या किया जाता है, लाइट भी दी जाती है, ठीक है। तो ये सब उनको दी जाती है, ठीक है।
तो अगर उनके साथ में अगर वीड्स होंगे, खरपतवार होंगे, तो क्या होगा, इन सब चीज़ों में क्या होगी कि जो क्रॉप प्लांट्स है उनकी उनमें क्या होगी, इन सब चीज़ों की कमी होगी, है ना। तो इन सब चीज़ों की पूर्ति के लिए जो क्रॉप प्लांट्स है ये सब चीज़ें उनको अच्छे से मिल पाए, है ना, पूरी तरीके से उनको मिल सके, इन सब चीज़ की अच्छे से पूर्ति हो, इसके लिए उनके आसपास के जो अनचाहे जो पौधे होते हैं, ठीक है, वीड्स जो होते हैं, उनको हटा दिया जाता है। अगर ये उनके साथ में होंगे तो क्या होगा कि वो भी फिर क्या करेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स भी लेंगे और वो जगह भी घेरेंगे और वो क्या करेंगे, वो लाइट भी लेंगे, है ना। तो दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्या इफेक्ट होगा, जो क्रॉप्स की ग्रोथ होती है, पौधों की जो फसलों की जो वृद्धि होती है ना, उसके ऊपर इनका क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। तो क्या होता है कि जो कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि जब क्रॉप्स का जो हार्वेस्ट किया जाता है तो उनके साथ में ये भी चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जो क्रॉप्स लगाई गई हैं उनके साथ में अगर वीड्स होंगे, है ना, तो जब क्या होगा, जो क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाएगा, उनकी जब कटाई की जाएगी फसलों की, तो उनके साथ में ये भी मौजूद होंगे, है ना, जो खरपतवार होंगे ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं, ये भी उसके अंदर आ जाते हैं, तो उसके अंदर ये मिक्स होंगे। तो फिर ये क्या होंगे, ये क्या होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, है ना। ये एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। अब आगे देखते हैं, फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। तो फार्मर क्या करते हैं कि ये जो वीड्स होते हैं इनको हटाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, ठीक है, और इनकी जो वृद्धि होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी ये क्या करते हैं, बहुत सारे तरीकों को अपनाते हैं। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन uprooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with the soil। तो क्या होता है कि टिलिंग की जाती है पहले सॉइल की, है ना, क्रॉप्स को बोने से पहले, बीजों को बोने से पहले क्या की जाती है, टिलिंग की जाती है। और ये किस में हेल्प करती है, ये जो अपरूटिंग होती है ना, जो वीड्स जो होते हैं, खरपतवार होते हैं, उनकी किलिंग के लिए और उनकी अपरूटिंग के लिए में क्या करता है कि ये जो टिलिंग है ये हेल्प करता है। और ये कब किया जाता है, बीजों को बोने से पहले, ठीक है, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है ना। इसको जब मिक्स किया जाता है ना, तो क्या होता है, टिलिंग करने पर क्या होता है कि सॉइल ड्राई हो जाती है। अब आगे देखते हैं, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। ठीक, तो जो बेस्ट टाइम होता है, जो खरपतवार है उनको हटाने के का जो सही समय होता है वो कब होता है, जब उनके अंदर फूल आने लग जाते हैं, उनमें जब बीज बनने लगते हैं, है ना, तो उससे पहले क्या किया जाता है कि उनको हटा दिया जाता है। और यही क्या होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है, अच्छा समय होता है उनको हटाने का, ठीक है। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो मैनुअल होते हैं, है ना, रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल, है ना, तो फिजिकल रिमूवल के साथ में क्या होते हैं, मैनुअल रिमूवल भी होते हैं। किसके, जो वीड्स होते हैं, है ना, उनके। और उससे क्या होता है, वीड्स की जो अपरूटिंग होती है वो की जाती है और कटिंग की जाती है ना। ग्राउंड के अंदर जो वीड्स होते हैं उनकी अपरूटिंग के लिए और उनकी कटिंग के लिए क्या किए जाते हैं, फिजिकल रिमूवल के साथ में मैनुअल रिमूवल को भी काम में लिया जाता है। और ये कब होता है, ये समय समय पर ये प्रोसेस की जाती है, ठीक है। तो दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी, ठीक है। और ये काम किसके हेल्प से होता है, खुरपी की हेल्प से होता है। अ सीड ड्रिल
इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, और इसके लिए सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है। किसके लिए? जो खरपतवार होते हैं उनकी अपरूट के लिए, उनके ग्रोथ को ठीक है रोकने के लिए, उनको हटाने के लिए सीड ड्रिल का भी यूज़ किया जाता है। और किसका यूज़ होता है? खुरपी का भी यूज़ होता है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। ठीक है, तो खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? केमिकल्स का यूज़ किया जाता है, जो कि क्या कहलाता है? वीडिसाइड्स कहलाता है, जैसे कि 2,4-D। ठीक है, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ठीक है, तो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए, फील्ड के अंदर जो खरपतवार होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ये जो 2,4-D होता है, जो वीडिसाइड्स जो होते हैं, इनको स्प्रे किया जाता है, इनका छिड़काव किया जाता है। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये जो फसल होती हैं उनको डैमेज नहीं करते, उनको हानि नहीं पहुंचाते। ठीक है, द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर। तो ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ये क्या होते हैं? डाइल्यूटेड वाटर होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? तनुकारी घोल होते हैं, है ना। और तो जिन जगहों पे होता है ना, जिन जगहों पे खरपतवार होता है ना, एक्सटेंट रिक्वायर्ड मतलब कि जिस सीमा क्षेत्र में, ठीक है, जिस जगह में, है ना, वीड्स होते हैं उनमें क्या है? ये जो डाइल्यूटेड जो वाटर होता है ना, जो वीडिसाइड्स होता है, इसको स्प्रे किया जाता है ना, एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर। ठीक है, और क्या किया जाता है? फील्ड के अंदर तो क्या किया जाता है कि स्प्रेयर जो होता है उसकी हेल्प से स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। अब आगे देखते हैं। तो ये इस तरह से स्प्रेइंग वीडिसाइड्स होता है, ये स्प्रेयर होता है। ठीक है, इसके हेल्प से क्या किया जाता है कि जो वीडिसाइड्स होता है उसका छिड़काव किया जाता है। अब आगे देखते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation। तो ये पहले से ही बताया गया है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं इसे स्प्रे किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। ठीक है, किसके दौरान? जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना, वीड्स की, है ना, जो खरपतवार है ना, उसकी जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती है तो उसके दौरान क्या होता है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं उनका छिड़काव किया जाता है ना। और बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, तो ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो खरपतवार होते हैं उनमें फ्लावर आने से पहले, उनमें बीज की फॉर्मेशन होने से पहले, ठीक है, उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान क्या किया जाता है? जो वीडिसाइड से उनका छिड़काव किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। तो जब वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है, छिड़का जाता है, तो इसका जो प्रभाव होता है वो फार्मर के जो हेल्थ होती है, ठीक है, किसान का जो स्वास्थ्य जो होता है उसके ऊपर भी अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। तो सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जो वीडिसाइड्स होते हैं इनका छिड़काव किया जाता है, तो ये क्या करते हैं कि किसान के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए तो ये किसान क्या करते हैं कि ये जो केमिकल्स होते हैं, वीडिसाइड्स जो होते हैं, इनका ये केयरफुली यूज़ करते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको यूज़ में लेते हैं, इसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दिस केमिकल्स। तो ये क्या करते हैं कि अपनी नाक को और अपने मुंह को, है ना, कपड़े के टुकड़े से क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। और ऐसा कब करते हैं? जब ये केमिकल्स जो होते हैं इनका ये छिड़काव करते हैं, तो उससे पहले ये फार्मर क्या करते हैं? अपने नाक को और मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आगे है हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब फसलों की कटाई। तो हार्वेस्टिंग में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। तो फसलों की कटाई करना क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैन्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। ठीक है,
आफ्टर इट इज मैच्योर, ठीक है, इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। तो जब फसलें जब पक जाती हैं, ठीक है, मैच्योर यानी कि फसलें जब पक जाती हैं तो उनकी क्या करी जाती है, कटाई की जाती है। तो ये क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग के अंदर जो फसलें होती हैं, है ना, उन्हें पुल्ड आउट किया जाता है, मतलब उखाड़ लिया जाता है और क्या किया जाता है, जमीन के पास से, जमीन के नज़दीक से उन्हें कट कर लिया जाता है। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है, मैच्योर होने में, ठीक है, पकने में। तो जो धान की जो फसलें होती हैं, ठीक है, उनको पकने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, ठीक है। तो हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग के लिए किसका यूज़ करते हैं, सिकल का यूज़ करते हैं और मशीन का यूज़ करते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं, हार्वेस्टर कहलाते हैं, ठीक है। तो सिकल क्या होता है कि दरांती होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ, ठीक। तो क्या होता है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है ना, जो कटी हुई फसल होती है ना, उनके क्या करते हैं, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द काफ। तो क्या किया जाता है, इसे अलग कर लिया जाता है। जो कटी हुई फसल होती है उनसे बीजों को, उनसे क्या है, जो धान जो होता है, ग्रेन यानी कि धान, ठीक है। तो जो धान होता है ना, धान के जो बीज होते हैं उन्हें क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, किससे, काफ से, ठीक है, काफ से अलग कर लिया जाता है। अब आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। मतलब जो कटी हुई फसल होती है उससे अनाज को अलग करना, है ना, उससे बीजों को अलग करना क्या कहलाता, और अलग किया जाता है काफ से, ठीक है, काफ से अलग किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। तो ये किसकी हेल्प से किया जाता है, ये मशीन होती है, उसकी हेल्प से ये काम किया जाता है, ये प्रोसेस की जाती है। तो ये मशीन जो होती है ये कहलाती है कंबाइन, ठीक है ना। ये क्या होती है, हार्वेस्टर होती है, हार्वेस्टर के रूप में भी होती है, ये थ्रेशर के रूप में भी होती है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए ये इस तरह से होता है कंबाइन, ठीक है। ये जो कंबाइन है ये हार्वेस्टर के रूप में भी काम में लिया जाता है, ये थ्रेशर के रूप में भी होता है, दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो इससे क्या किया जाता है, जो कटी हुई फसल होती है उसके जो बीज होते हैं, जो अनाज होता है उसको सेपरेट किया जाता है काफ से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोइंग, ठीक। तो फार्मर क्या करते हैं कि जो जगह होती है ना, जो खेत होता है उसमें क्या करते हैं, जो ग्रेन होती है ना, अनाज जो होता है उसको क्या करते हैं, शेफ से, है ना, जो शेफ नहीं सॉरी, जो काफ होता है उससे अलग करने के लिए क्या करते हैं, विनोइंग को यूज में लेते हैं। मतलब कि विनोइंग की हेल्प से, है ना, विनोइंग के द्वारा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, काफ से अनाज को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6। तो ये आप पहले से ही क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। स्टोरेज, ठीक है, भंडारण किया जाता है अनाज का। तो किस तरह से देखते हैं, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क, है ना। तो उत्पादन जो होता है फसलों का, है ना, उसका स्टोरेज का, उसका भंडारण करना, उसे स्टोर करना क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। इफ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो कटी हुई फसल होती है ना, तो जो अनाज होता है उसे लंबे समय के लिए सुरक्षित, है ना, सुरक्षित रखा जाता है, किससे,
मॉइस्चर से, नमी से, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट होते हैं, उनसे, चूहे और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इन सब से क्या किया जाता है, जो हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं उनको सेफ रखा जाता है और लंबे टाइम के लिए इन्हें रखा जाता है। ठीक है, तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। तो जो हार्वेस्ट किया हुआ जो अनाज होता है उसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेकिंग दैम अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन। तो क्या होता है, जो हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, है ना, उनको अगर सुखाने से पहले हमने अगर स्टोर कर लिया तो क्या होगा कि वो सारे अनाज जो होता है, सारा अनाज क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल्ड यानी कि खराब हो जाता है। या फिर उसमें क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो भी उनके ऊपर अटैक करते हैं और ये क्या होते हैं, अनफिट हो जाते हैं। ठीक है ना। और किसके लिए अनफिट होते हैं कि जब जर्मिनेशन किया जाता है, अंकुरण का जो काम किया जाता है, उसके लिए भी ये कैसे हो जाते हैं, अनफिट होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। हैंस बिफोर स्टोरिंग दैम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम। तो क्या किया जाता है कि स्टोर करने से पहले जो ग्रेन्स होते हैं, जो अनाज जो होता है, उसे ड्राई किया जाता है ना, सूरज की रोशनी में उसको अच्छे से सुखाया जाता है, जिससे क्या होता है, उसका जो मॉइस्चर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, उसकी नमी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, उसे सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उसे प्रिवेंशन मिलता है, संरक्षण मिलता है ना। जब वो प्रिवेंट हो जाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, जो बैक्टीरिया हैं और जो फंजाई हैं, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। या हम कह सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट और जो बैक्टीरिया हैं, जो फंजाई हैं, है ना, इनके अटैक से, ठीक है, उसे प्रिवेंट किया जाता है। अब आगे देखते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। तो फार्मर क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करने के लिए जूट बैग का यूज़ करते हैं, मेटल के जो डिब्बे होते हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, हाउ एवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में जब अनाज को स्टोर करना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, सिलोस का और ग्रेनरीज का यूज़ किया जाता है। सिलोस क्या होते हैं, सिलोस होते हैं भूमिगत कक्ष होते हैं, ज़मीन में क्या करे जाते हैं, कमरे बनाए जाते हैं, कक्ष बनाए जाते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और ग्रेनरीज क्या होते हैं, अन्न भंडार होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। और ये सब क्यों किया जाता है, टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, तो इन दोनों का यूज़ किया जाता है किससे प्रोटेक्ट करने के लिए, जो पेस्ट होते हैं जैसे कि रैट हो गए, है ना, रैट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इनसे क्या है, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सिलोज और ग्रेनरीज का यूज़ किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ठीक है, तो क्या होता है कि नीम की जो सूखी पत्तियां होती हैं उसका भी क्या किया जाता है, घरों में क्या होता है, अनाज को स्टोर करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, घरों में तो क्या किया जाता है कि जो स्टोर फूड होता है ना, जो स्टोर किया हुआ फूड होता है, जो धान होता है ना, उसमें क्या किया जाता है, जो सूखी पत्तियां होती हैं नीम की, उसे मिलाया जाता है। ठीक है, फॉर स्टोरिंग large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pest and microorganism। और बहुत बड़ी क्वांटिटी में अनाज को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े क्या होते हैं, गोडाउन्स होते हैं, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। ठीक है, विशेष तरीके के रासायनिक क्या किए जाते हैं,
ट्रीटमेंट किए जाते हैं और ये क्या होते हैं, जरूरी होते हैं किसके लिए, जो पेस्ट जो होते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी होते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल you must have seen that like plants animal also provide us with different kind of food। ठीक है, अब इसमें क्या है कि फूड फ्रॉम एनिमल्स, मान जब फूड फ्रॉम एनिमल्स, इस टॉपिक में क्या है कि एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।